तो क्या आप भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, पर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, आपके मार्क्स वही 40 to 50 के रेंज में स्टक हो गए हैं? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियल श्रीमाल और आपका मेरे चैनल लेवल अप विद प्रियल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि मॉक्स से ज़्यादा मॉक एनालिसिस इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, हमें मॉक एनालिसिस क्या देता है। और मॉक एनालिसिस एक पूरा सिस्टम होता है। अगर आपने एक या दो स्टेप्स भी छोड़ दी तो आप में वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाएगा। आज मैं आपको मॉक एनालिसिस कैसे करते हैं उसका पूरा सिस्टम बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट तक अगर आप सारे स्टेप्स को देखते हैं और समझते हैं तभी जाके आपका इम्प्रूवमेंट पॉसिबल हो पाएगा। सो फर्स्ट थिंग, आप जब मॉक देते हैं तो सबसे पहले आपको अपना स्कोर नहीं देखना है, क्योंकि स्कोर्स देखने से आपको ये पता चलता है आप स्टैंड का कर सकते हो। पर हमें स्टार्टिंग में लर्निंग पे फोकस करना होता है। हमें ये समझना है कि हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ऐसा तो है नहीं कि आप फर्स्ट मॉक दोगे और आपकी 90-95 परसेंटाइल आ जाएगी। आपकी 50 या 40 परसेंटाइल भी आ सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। पहले मॉक में आपको सिर्फ ये सिखाता है कि आपका पेपर कैसा आएगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तक तो आपने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, पर टॉपिक क्वेश्चंस लगा लिए, पर जब क्वेश्चन साथ में आएंगे, जब टाइमर लगेगा, तब आपको एग्जाम एनवायरनमेंट की पहचान दिलाता है आपका फर्स्ट मॉक। तो एनालिसिस आपको इम्प्रूवमेंट देता है। अगर आप मॉक का एनालिसिस करते हो तो आपको ये पता चलता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हम कौन सा टॉपिक पे पीछे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको टाइमर के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है वो सिखाता है। नेक्स्ट स्टेप, आपको क्वेश्चंस क्लासिफाई करना आना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा डिफिकल्ट है। इजी है तो वो बन जाना चाहिए, और अगर वो बन रहा है तो कितने टाइम में बन रहा है। मॉडरेट है तो हमें उसमें कॉन्सेप्ट पे काम करना है या फिर हमें स्पीड पे काम करना है। और डिफिकल्ट क्वेश्चन को ऐसा रहता है कि अगर वो आपको लग रहा है कि वो प्री लेवल का नहीं है, मेंस लेवल का है, तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ता है। और प्री लेवल का है बट ऐसा लग रहा है डिफिकल्ट है, बट उससे हम कुछ और ट्रिक से सॉल्व करके इजी बना सकते हैं, तो वो चीजें देखनी पड़ती है। नेक्स्ट चीज ये है कि आपको टाइम एनालिसिस करना आना चाहिए। आपने एक क्वेश्चन करा, उसमें आपको 30 सेकेंड्स लगने थे पर आपको 1 मिनट लग गए, तो वो क्यों लगे? क्या आपने कहीं कैलकुलेशन लंबा कर दिया, या फिर आपको कॉन्सेप्ट या फिर क्वेश्चन समझने में टाइम लगा? फिर उसकी नेक्स्ट चीज ये है कि आपको ये देखना है कि नेगेटिव कहाँ लग रहे हैं हमारे। हमने क्वेश्चंस करा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इंग्लिश में अगर आपके नेगेटिव्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं तो इस चीज पे इस स्टेप पे आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको देखना है उस मॉक में कि हमने इंग्लिश के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे तो हमारे नेगेटिव कहाँ गए। आरसी में गए, एरर में गए, पैराजम्बल में गए, या वर्ड असेंबली में गए, वर्ड यूजेज में गए। कौन से टॉपिक में हमें काम करने की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस है या इंग्लिश की नेक्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे, उसको सर्च करो, उसको और ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, और उसके बाद वापस से वो मॉक लगाओ। वापस से या तो वो सेक्शनल लगा लो या मॉक लगा लो। उसके बाद देखो कि क्या तब हमसे वो सही बन पा रहा है। तो नेगेटिव मार्किंग पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और मैं ये सजेस्ट करूँगी आप प्रॉपर एक नोटबुक बनाओ, क्योंकि मैंने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे एक नोटबुक बनाई थी, और उसमें मैं नोट डाउन करती थी कि अगर मेरे रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो वो कौन से टॉपिक से गलत हुआ है। क्या वो पजल में गलत हुआ है, या वो मिसलेनियस में गलत हुआ है, और क्यों गलत हुआ है। क्या मैंने रीड कुछ गलत कर लिया था, या मैंने कैलकुलेशन गलत कर ली थी। और मेरे साथ ये होता था कि जो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में वो सेंटेंस गलत में रीड कर लेती थी। वो अगर 2 फ्लोर अबोव है तो मैं उसको कभी 3 फ्लोर अबोव पढ़ लिया, और इमिडिएटली को अगर हमने कुछ और पढ़ लिया तो उसमें आपको बहुत काम करना होता है। तो आपको ये देखना है कहीं आपकी ये छोटी छोटी गलतियां नहीं हो रही हो। मॉक एनालिसिस से हमें ये समझ में आता है कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है। फिर आपको वो जो नोटबुक है, आप अपनी एक प्रॉपर नोटबुक बनाए, उसमें लिखें कि हमने कहाँ कहाँ टाइम ज़्यादा लगाया, कौन सा क्वेश्चन बहुत इजी था, इजी टू अटेम्प्ट था, बट उसमें हमें क्वेश्चन मतलब टाइम ज़्यादा लग गया अटेम्प्ट करने में। अगर हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो उसे हमने क्यों सॉल्व नहीं किया। क्या हमारी कॉन्सेप्ट में कोई कमी थी, या क्वेश्चन डिफिकल्ट था और हमें लग रहा था कि हमें उस पर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको अपनी नोटबुक में मेंटेन करनी है, और ये आपको रोज़ देखना है। अगर आप जब भी मॉक लगाओ उससे पहले आपको ये चीज़ें देखनी है, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि ये चीज़ें हमें वापस से मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। तो
मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप सिर्फ मॉक्स दोगे तो आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आप जो चाहते हो कि हमारा स्कोर्स 40 से 80 जाए, 40 से 90 जाए, तो वो नहीं होगा जब तक आप मॉक का एनालिसिस नहीं करोगे। मॉक एनालिसिस करके अपनी खुद की मिस्टेक्स एनालिसिस नहीं करोगे। अगर आप डरते हो कि नहीं हम मॉक एनालिसिस करेंगे, हमें खुद की मिस्टेक्स पता चलेगी, तो वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अपने मिस्टेक्स का। बट जब आपकी फाइनल एग्जाम होगी तब तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा ही मिलेगा ना। तो मैं बस यही कहूँगी कि सिर्फ मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मॉक का एनालिसिस करना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक और चीज़, अगर आप डेली के 2 से 3 मॉक देते हो तो वो मत कीजिए प्लीज़। आप दिन का 1 मॉक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मॉक दीजिए प्री के, क्योंकि आपको प्री के मॉक देने से ज़्यादा उनका एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शनल दे दीजिए आप, फुल मॉक मैं कहती हूँ कि सिर्फ 1 मॉक दीजिए फुल लेंथ मॉक, और उसका एनालिसिस करिए 1 घंटा। उसको आप वापस से टाइमर के बिना सॉल्व करिए। जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे हैं वो वापस से रिपीटेडली सॉल्व करिए, और मेंस के सेक्शनल दीजिए। अगर आपने आज प्री का एक फुल लेंथ मॉक दे दिया तो कल मेंस का एक सेक्शनल मॉक दीजिए, क्योंकि मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्री के चक्कर में फंसे रह जाओगे, और जो मेंस है, मेंस में आपको सिर्फ 10-15 दिन मिलेंगे और उसमें आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे अपने मेंस के कॉन्सेप्ट्स को लेके। तो मेंस के सेक्शनल भी साथ साथ में देते जाइए। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप सिर्फ मॉक देते हो या मॉक का एनालिसिस भी करते हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट आता है कि हम कैसे एनालिसिस करें, तो आप मेरे से कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय।